ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिस तरह से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्नोट साइकिल ऑन टीएस डायग्राम। टीएस डायग्राम बनाया था साथियों, जो अपना पीवी डायग्राम है उससे किस प्रकार से टीएस डायग्राम रिलेट किया था, ये एफिशिएंसी थी। अब इस स्लाइड में हम जानने वाले हैं साथियों कंबाइन फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम दोनों को कंबाइन करेंगे साथियों। जो अपन ने लॉ पढ़े हैं थर्मोडायनेमिक्स के, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे। क्या रिलेशन है इनमें। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लिख सकते हैं डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब यहाँ पर साथियों डेल डब्ल्यू क्या होता है, क्लोज सिस्टम के लिए वर्क हमने पढ़ा था। वर्क होता है अपना पी डी वी के बराबर। यहाँ आप देख सकते हैं, इसको रिप्लेस कर दिया है तो इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया है। डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे हम जानते हैं साथियों एंट्रोपी डी डेल क्यू डिवाइडेड बाई टी होता है डी एस के बराबर साथियों। तो उस एंट्रोपी फॉर्मूले से लिख सकते हैं डी क्यू इजकल टू टी डी एस। इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से है। अब ये दोनों इक्वेशन अपनी 1 और 2 जो इक्वेशन है प्राप्त हुई हमको डेल क्यू के बराबर है, तो इनको बराबर रख देंगे एक दूसरे के। इसको यहाँ रख देते हैं इसके साथ। अब हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 टी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। ये साथियों इस प्रकार से लिख दिया गया है, जैसा अभी बताया था आपको। डी क्यू बराबर कर दिया, दोनों डी क्यू के बराबर थे तो डी टी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। ये इंटरनल एनर्जी होती है साथियों यू, उसका अवकलन है। इस प्रकार से अब ये सभी प्रॉपर्टी हैं साथियों, ये मिलकर प्रॉपर्टी बना रही हैं। इस प्रकार से हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टियों की प्रॉपर्टी। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं, वैलिड फॉर बोथ रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल प्रोसेसेज। अब हमने पढ़ी थी साथियों एंथैल्पी H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी के बराबर होती है। ये पी वी फ्लो वर्क होता है, इंटरनल एनर्जी होती है, एंथैल्पी होती है। अब इसका अवकलन किया जाए, डी एच लिखते हैं साथियों। डी एच इज इक्वल टू, अब इसका कर देंगे साथियों डी यू। अब इस पी वी का करेंगे, एक बार पी को कांस्टेंट रखेंगे, वी का कर देंगे पी डी वी। अगली बार वी को कांस्टेंट रखेंगे, पी का कर देंगे तो वी डी पी के बराबर इसका अवकलन हो जाता है। अब जैसा कि जानते हैं हम साथियों, ये टर्म होती है टी डी एस के बराबर होती है। इसको आगे रिप्लेस कर देंगे। इसको रिप्लेस करने के बाद अभी इनको एक साथ ले लेते हैं, इस टर्म को यहाँ ले लिया है। अब यहाँ पर इसको इधर पहुँचा दिया साथियों, तो माइनस हो जाएगी डी एच माइनस वी डी पी। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। अभी पिछली स्लाइड में पढ़ा था साथियों, ये टी डी एस के बराबर होती है तो इसको रिप्लेस कर देंगे टी डी एस से, और ये वैल्यू सेम इधर आ जाती है साथियों। अब ये है इक्वेशन 3 और 4 से आप देखना चाहें, ये इक्वेशन डी यू प्लस पी डी वी किसके बराबर होती है, टी डी एस के बराबर होती है साथियों। इसी को रिप्लेस किया है अपन ने, डी यू प्लस पी डी वी इज इक्वल टू टी एस, टी डी एस के बराबर है, तो ये वैल्यू यहाँ पर सेम आ गई है। अब ये इक्वेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। और ये इक्वेशन कहाँ से प्राप्त हुई है, फिर हम इक्वेशन 3 एंड 4 से आप इस प्रकार लिख सकते हैं। अब जो भी इक्वेशन हमने प्राप्त किए साथियों, इनको आप अच्छे से याद रखें, जब आवश्यकता पड़ेगी इनसे न्यूमेरिकल डाटा सॉल्व किया जाएगा। तो ये 1 2 3 4 इक्वेशन है साथियों, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं यहाँ पर। ये हमें इसी तरह से काम में आने वाली हैं। अब जानते हैं स्लोप ऑफ वेरियस प्रोसेसेज ऑन टी एस डायग्राम। यहाँ पर अब स्लोप पढ़ने वाले हैं, टी एस डायग्राम ड्रॉ करेंगे। टी एस डायग्राम इस प्रकार से, टेम्परेचर वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर एस एंट्रोपी, ये एंट्रोपी होती है साथियों। अब इस पर आइसोथर्मल प्रोसेस हो, यदि टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो किस प्रकार से डायग्राम प्राप्त होते हैं साथियों, इस प्रकार से। अब इस प्रकार से हॉरिजेंटल हैं तो ये एंगल नहीं बनाएंगे, एंगल कितना होगा साथियों, 0 होगा। तो स्लोप अपना कितना प्राप्त हुआ, 0 डिग्री। नेक्स्ट हम स्लोप देखते हैं टी एस डायग्राम पर साथियों रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस का। जैसा कि हम जानते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र, या इसे आप डेल क्यू लिखें साथियों, 0 होता है, हीट ट्रांसफ़र नहीं होता, इंसुलेट कर दिया जाता है किसी सिस्टम को। तो इस प्रकार से रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफ़र और एंट्रोपी कांस्टेंट रहते हैं साथियों, एंट्रोपी में चेंज नहीं आता है। तो इस प्रकार से इस प्रकार से अपनी स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। मान लेते हैं किसी प्रोसेस के लिए ये लाइन प्राप्त हुई है, तो यहाँ पर एंट्रोपी अपनी कांस्टेंट रहेगी, तो स्लोप कितना हो जाएगा अपना, 90 डिग्री हो जाएगा। स्लोप इस प्रकार से अपना 90 डिग्री प्राप्त होता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए।
अब जानते हैं नेक्स्ट स्लोप कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए। यहाँ पर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा गया है साथियों। तो अभी इक्वेशन हमने पढ़ी थी, तो थर्ड इक्वेशन थी, उससे हम लिख सकते हैं TS इजिकल टू DU प्लस PdV के बराबर होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए ये वर्क डन 0 होता है अपना, तो इस टर्म को 0 कर दिया गया है यहाँ पर। तो अब हम आगे लिख सकते हैं साथियों, इस टर्म को 0 कर दिया। इंटरनल एनर्जी है साथियों, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी है यहाँ पर जो यूज की गई है, mCV/dt होता है, तो यहाँ पर CV/dt स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया है। तो अब हम लिख सकते हैं TdS इजिकल टू CV/dt, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब इसको आप आगे किस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर एक दूसरे को आप स्लोप फॉर्मेट में किस प्रकार चेंज करेंगे, जो ये dt टर्म है इसके नीचे ds ले आएंगे साथियों। तो इस प्रकार से इस डायग्राम पर हम स्लोप निकाल सकते हैं। कुछ उस तरह से रिलेट कर रहे हैं, तो इक्वेशन 1 के लिए t डिवाइडेड बाई सी भी हो जाएगा साथियों, और dt डिवाइडेड बाई ds जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए अपना स्लोप है। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं इसको। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए अपना एक स्टेट ये थी साथियों, सेकंड स्टेट ये है, तो इनके मध्य में इस प्रकार से हम प्रोसेस लाइन या फिर कहीं कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए स्लोप फाइंड आउट कर रहे हैं। स्लोप हम जानते हैं साथियों, इस प्रकार से टेंजेंट निकाला जाता है कहीं पर भी, जिस पॉइंट पर स्लोप देखना चाहते हैं तो वहाँ जो थीटा बन रहा है वो स्लोप होगा। अब हम देखते हैं साथियों कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। यहाँ पर प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया गया है। इसके लिए TS इजिकल टू DH माइनस VdP। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए हमने इंटरनल एनर्जी वाली इक्वेशन इस्तेमाल की थी साथियों। यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर के लिए हम ये प्रेशर वाली एंथैल्पी वाली इक्वेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें यदि प्रेशर कांस्टेंट है तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमें स्पेसिफिक एंथैल्पी के लिए क्या टर्म मिलती है साथियों, यहाँ m आता है जैसा बताया था। स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं तो मास से डिवाइडेड कर देते हैं। TS इजिकल टू CP/dt स्पेसिफिक एंथैल्पी के लिए ये TS डायग्राम इस प्रकार से हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब इनके लिए जो कर्व होंगे साथियों, स्टेट होंगे, वॉल्यूम के लिए प्रेशर कांस्टेंट होगा साथियों, या फिर प्रेशर कांस्टेंट है वॉल्यूम कांस्टेंट है, उनके लिए दोनों के लिए डिफरेंट कर्व हमें प्राप्त होता है। वो किस प्रकार से हम रिलेट कर सकते हैं, कौन सा ज़्यादा होगा कौन सा कम होगा, इसको यहाँ पर अब इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं स्लोप फॉर्मेट में। यहाँ पर dt डिवाइडेड बाई ds लिख देंगे साथियों, तो t डिवाइडेड बाई CP हो जाता है। तो इस प्रकार से फाइनल इक्वेशन हमें मिलती है, या कहें dt डिवाइडेड बाई ds फॉर p प्रेशर कांस्टेंट इजिकल टू t डिवाइडेड बाई CP, ये सेकंड इक्वेशन मिल जाती है। आप कहें स्लोप फॉर कांस्टेंट प्रेशर। अब यहाँ पर हम फाइनल रिलेशन लिख सकते हैं साथियों, जो पिछला था अपना कांस्टेंट वॉल्यूम और ये कांस्टेंट प्रेशर है साथियों। तो यहाँ पर T डिवाइडेड बाई CV आया था साथियों, और यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है तो स्पेसिफिक एंथैल्पी एट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होती है CP अपनी साथियों। तो यहाँ पर T से डिवाइडेड है। अब दोनों में CP की वैल्यू अधिक होती है, CV की वैल्यू अधिक होती है, ये सब स्टडी कर चुके हैं हम। CP ग्रेटर देन CV होता है, तो इसलिए इनमें से स्लोप कौन सा बड़ा होगा, dt डिवाइडेड बाई ds फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम इज ग्रेटर देन जो स्लोप होगा अपना कांस्टेंट प्रेशर होगा। क्योंकि ये वैल्यू बड़ी होगी साथियों, तो फाइनल वैल्यू हमें छोटी प्राप्त मिलने वाली है। तो इस प्रकार से ये स्लोप अपना छोटा प्राप्त होगा। जो प्रेशर वाला स्लोप है वो इस साइड आ जाएगा, तो इसलिए जो स्लोप है अपना वॉल्यूम का वो ग्रेटर होगा जो स्लोप हमें कांस्टेंट प्रेशर पर मिल रहा है। तो इस प्रकार से इन दोनों से डायग्राम में किस प्रकार रिलेट कर सकते हैं। ये प्रेशर बड़ा है वॉल्यूम वाला, तो इसका ग्राफ इस प्रकार होगा साथियों, प्रेशर वाला इस प्रकार होगा कुछ लाइन। यदि इस प्रकार का अंतर आपको देखने को मिले किसी क्वेश्चन में, तो आप टिक कर आसानी से पता लगा सकते हैं कौन सा कर्व या कौन सा जो स्टेट है, किस कंडीशन पर कर्व हाई अधिक वैल्यू वाले मिलेंगे या फिर लो वैल्यू वाला मिलता है। या फिर आप कहें इनमें जो स्लोप मिलने वाला है, इस प्रकार से आप टेंजेंट खींचेंगे साथियों, और एक टेंजेंट इस पर खींचेंगे तो जो स्लोप होगा अपना इसमें अधिक मिलेगा, इसमें कम मिलेगा। इससे अगली स्लाइड में साथियों हम जानने वाले हैं किस प्रकार से एंट्रोपी जो है अपनी यदि 0 हो जाए तो उस कंडीशन पर जो अपना सिस्टम है या कहें सब्सटेंस है 0 हो जाता है साथियों, सॉलिड की तरह जम जाता है। या आप कह सकते हैं यदि मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस यदि थम जाए तो एंट्रोपी भी 0 हो जाती है। चलिए जान ही लेते हैं स्टैटिक व्यू ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंट्रोपी इज डिफाइंड एज मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं साथियों, डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस को मेजर करने के लिए हम एंट्रोपी का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से इसको मेजर करने का कुछ और भी मेथड है साथियों, बहुत लोगों ने प्रयास किए। उनमें से 1877 में वोल्टजमान जो डिफाइन करते हैं एंट्रोपी
इन टर्म ऑफ बोल्ट्जमान कांस्टेंट के एंड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ओमेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने एक फार्मूला दिया था एंट्रोपी के लिए, जो कि S इक्वल टू के एल एन नेचुरल लॉग होता है साथियों, ये इस प्रकार से ओमेगा। तो एक्सप्रेशन क्या मिली हमें, S इक्वल टू के एल एन ओमेगा। अब यहाँ पर K की वैल्यू कितनी होती है साथियों, जो वोल्टेजमान कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 1.38 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -23। अब इसमें ओमेगा क्या है साथियों, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ओमेगा है साथियों, जो आपको प्रोबेबिलिटी बताता है क्या प्रायिकता बनती है सिस्टम की, किस प्रकार से आपको नज़र आ सकता है। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ओमेगा इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल माइक्रोस्कोपिक स्टेट ऑफ द सिस्टम। जो माइक्रोस्कोपिक स्टेट मिल सकती है सिस्टम की, उसको दर्शाता है साथियों जो ओमेगा है, ये भी हम जानेंगे। जैसा कि साथियों आपने प्रोबेबिलिटी स्टडी की होंगी, उनमें से अब जान लेते हैं साथियों प्रोबेबिलिटी किस प्रकार से रिएक्ट करती है, क्या इसका रोल होता है। एग्जाम्पल यदि हम लेते हैं 2 पार्टिकल्स 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं साथियों, इस प्रकार से कोई सिस्टम डिफाइन कर दिया है, इस प्रकार से इसको इस प्रकार से, इसमें 2 मॉलिक्यूल हैं साथियों इस प्रकार से। अब इन मॉलिक्यूलों को आप किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है साथियों, इनको आप इसमें रखते हैं तो या तो इधर की साइड में होंगे, इधर की साइड में होंगे, एक इधर हो सकता है, दूसरा इधर हो सकता है, ये शॉर्ट वाला या मोटे वाला इधर हो सकता है, छोटे वाला इधर हो सकता है। तो इस प्रकार से प्रोबेबिलिटी बनती है। क्या क्या प्रोबेबिलिटी बनेंगी साथियों इस सिस्टम की। मान लेते हैं किसी क्षण आपने सारी कायनात रोक दी, एक फ़ोटो क्लिक किया, इस प्रकार से आपको एक स्टेट नज़र आई। इस प्रकार से ये 2 मॉलिक्यूल हैं, पार्टिकल हैं, एक साइड में। सेकंड प्रोबेबिलिटी बनती है, आपने नेक्स्ट क्लिक किया तो इस प्रकार हो सकता है, फिर नेक्स्ट किया तो इस प्रकार हो सकता है, फिर नेक्स्ट किया तो इस प्रकार हो सकता है साथियों। अब इनके अलावा कुछ और प्रोबेबिलिटी इनकी बनेंगी नहीं, बार बार आप क्लिक करते रहें, या तो एक साइड में हो जाएंगे साथियों, या फिर दूसरी साइड में हो जाएंगे, या फिर एक एक हो जाएंगे, या फिर ये उल्टे सीधे हो जाएंगे साथियों। तो इस प्रकार से ओमेगा की वैल्यू इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए कितनी आती है, 4 आ रही है यहाँ पर। यदि किसी कंडीशन के लिए ओमेगा की वैल्यू यदि 1 आ जाती है तो आप किस प्रकार लिख सकते हैं, देन S इक्वल टू के एल एन 1। अब एल एन 1 की वैल्यू 0 होती है साथियों, तो ये टर्म सारी 0 हो जाएगी, तो हमें एंट्रोपी बराबर 0 प्राप्त होता है। ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कहलाता है। और ये स्टेटस आपको क्या बता रही है कि आपने सब कुछ जाम कर दिया है, सब कुछ रोक दिया है यहाँ पर। इसको आप पॉइंट में नोट कर सकते हैं। तो किस प्रकार, एट 0 केल्विन ऑल द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बिकेम सॉलिड, देन एंट्रोपी ऑल्सो 0। यहाँ पर एंट्रोपी 0 हो गई है तो सब्सटेंस है अपना वो सॉलिड हो जाता है, या फिर सब कुछ जाम हो जाता है। यदि और पॉइंट देखें साथियों इससे रिलेटेड, तो हम अब देख सकते हैं, एज द सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट इट्स डिसऑर्डरनेस विल इंक्रीज एंड एंट्रोपी इज ऑल्सो इंक्रीज। जैसा आपको बताया था साथियों, एंट्रोपी स्टार्टिंग हमने स्टार्ट की थी, उस समय पर जो अपनी एंट्रोपी होगी गैसों में ज़्यादा होगी, लिक्विड की उससे कम और सॉलिड की उससे कम। इस प्रकार से सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे तो एंट्रोपी में इंक्रीमेंट आएगा इस प्रकार से, और लिक्विड से यदि गैस स्टेट पर आप जाते हैं तो एंट्रोपी में और इंक्रीमेंट आता है। इस प्रकार से इधर वापस आएंगे तो डिक्रीमेंट आता है, एंट्रोपी कम होती जाती है। अब यहाँ पर आप इस प्रकार से आप देख रहे हैं साथियों, एवोक्यूटेड ये चैम्बर है अपना, इस प्रकार से आपने एक तरफ कर दिया है, इस तरह से पिस्टन सिलेंडर सरका कर एक तरफ जो मॉलिक्यूल है गैस पार्टिकल उनको एक तरफ कर दिया है, और ये इवैक्यूएट कर दिया है साथियों, खाली कर दिया है, वैक्यूम बना दिया। अब इसको आप खोलते हैं तो ये पार्टिकल हैं पूरे वॉल्यूम में इस प्रकार से फैल जाते हैं, जिस प्रकार यहाँ आप देख सकते हैं। तो इनकी रैंडमनेस बढ़ जाती है साथियों, ये अभी बहुत कम स्थिति पर यहीं मूवमेंट कर रहे थे, या फिर रैंडमनेस जो इनकी चल रही थी, अब इनके लिए स्पेस बहुत ज़्यादा मिल गया है। यहाँ पर रैंडमनेस इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि स्पेस इनको ट्रेवल करने के लिए मिल गया है, तो कहीं से कहीं घूमने के लिए फ्री हैं। तो इस पॉइंट को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, एज द गैस एक्सपेंड अगेंस्ट इवैक्यूएटेड चैम्बर देन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस बिकेम मोर रैंडम। यहाँ पर ये मॉलिक्यूल हैं और अधिक रैंडम हो जाते हैं। अब कुछ ये शॉर्ट पॉइंट हैं साथियों, स्पेसिफिक नोट्स हैं, जैसा आपको बताया जाता है, बीच बीच में आप नोट कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ब्लैंक पेज डालते रहें अपने नोट्सों में, जिससे यदि कुछ इंपॉर्टेंट आपको मिलता है, न्यूमेरिकल डाटा सॉल्व करते हैं या कुछ और ऐड किया जाता है, तो उन्हें भी आप अपने तरीके से ऐड कर सकते हैं नोट्सों में अपने। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी होती है, CW से हम लिख सकते हैं 4.18 किलो जूल, या फिर आप कहें किलो जूल है जो पर किलोग्राम केल्विन होती है, तो या इसको दूसरे फॉर्मेट में आप बोल सकते हैं जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रकार से क्यू इन डिवाइड बाई TH होगा साथियों, जो क्या होता है एंट्रोपी दर्शाता है अपना, तो आप लिख सकते हैं क्यू इन इजिकल टू DS इंटू TH। पावर आउटपुट m डॉट ये मास फ्लो रेट है, इनटू वर्क डन करेंगे पावर आउटपुट मिल जाता है आपको। इसी प्रकार से करंट से आप हीट ट्रांसफर देखना चाहें तो उसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं I² RT। इस प्रकार के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आप भी नोट कर सकते हैं।
उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है तो आप हमसे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।